हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरदार वल्लभ भाई पटेल तरसा मुस्तफ़ाबाद पर। मैं मोहसिन सर। आज आपको बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में हम तो पहले से आज उसका 5वां वीडियो है और आप इसको समझने से पहले आप इसके बैक वाले वीडियो में जाएंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हम देखते हैं, आपको बताए थे इसके पहले वाले में पार्ट नंबर 4 में आपको बताए थे आवेश क्वांटीकृत होता है। क्या होता है बच्चों? आवेश क्वांटीकृत होता है। तो इसका मतलब ये था कि हम बताए थे आपको जब भी आवेशों का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। जब आवेश, मान लीजिए अगर ये कोई बॉक्स है या कोई वस्तु है, आपको बताए थे जब भी आवेशों का ट्रांसफर होगा तो एक पूर्ण गुणज के रूप में होता है। एक पूर्ण गुणज में मतलब जब भी होगा तो वो क्या होगा, जैसे 2 कूलाम, 3 कूलाम, 4 कूलाम, जब भी जाएगा एक पूर्ण गुणज के रूप में जाएगा। ये कभी नहीं हो सकता कि 1/2 कूलाम, 3/2 कूलाम। तो बच्चों वही आज हम लोग देखेंगे, आवेशों का जब भी स्थानांतरण होगा, आवेश जब भी जाएंगे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में तो वो कैसे जाते हैं, एक पूर्ण गुणज के रूप में जाते हैं। तो उसी के बेस्ड पे आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल। तो वही देखते हैं। जैसे आपको कह दें, चलिए तो हम लोग वही आज हम देखते हैं। उसके बाद आपको पढ़ाएंगे कूलाम्स लॉ। क्या पढ़ाएंगे बच्चों? कूलाम्स लॉ। चलिए देखते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, अगर इस पर हम कह दें आप इस पर 4 × 10⁻6 कूलाम का आवेश है। कितना है बच्चों? इस पर जो चार्ज है 4 × 10⁻6 कूलाम का आवेश है। अब कह दे अगर इससे इलेक्ट्रॉन्स गए, इससे इलेक्ट्रॉन्स गए तो कितने गए? अगर इस पर इतना चार्ज है, इससे इलेक्ट्रॉन्स गए तो मान लीजिए ये अगर इससे निकल रहे हैं, इससे निकल रहे हैं तो इस पर गए भैया, तो गए तो कितने गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे हम लोग? तो आपको हम बताए थे बच्चों आवेश क्वांटीकृत होता है। आवेश क्या होता है? क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत। आपको एक फार्मूला बताए थे Q = NE, जहां क्या होता है, Q आपका बॉडी चार्ज ऑफ बॉडी है, मतलब कोई भी आवेश है तो कोई भी बॉडी है, कोई भी वस्तु है तो उसका चार्ज होगा। अब जब ट्रांसफर होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉनों का जो पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए। तो वही आपसे पूछता है कितना। यहाँ n क्या बताता है? कितना गया। इससे गया तो कितना गया, तो कितना स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम लोग यहाँ से फार्मूला बनाएंगे। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n होता है बच्चों। जब भी आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो समझ जाइए आपसे क्या पूछा जा रहा है, n पूछा जा रहा है। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगा बच्चों Q/E, आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा बटे, आवेश की मात्रा बटे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। चलिए तो हमको अगर यहाँ से हम लोग n निकालना होगा तो आप फार्मूला हमेशा क्या यूज करेंगे? n = Q/E। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है बच्चों तो आप क्या यूज करेंगे? n = Q/E। अगर आपसे पूछा जाए कि इससे उस पर अगर आवेश क्वांटीकृत है तो कितना चार्ज होगा, तो वो बताएंगे। अगर हम अब क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। बस यही याद रखिएगा आप, जब आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा जाए, ट्रांसफर के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, तब तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। और आपसे पूछा जाए कितने आवेश होंगे, अगर कह दिया जाए जैसे इस बॉडी से इस बॉडी में इतने 400 इलेक्ट्रॉन गए, 400 इलेक्ट्रॉन गए, तो आपसे पूछे इस पर चार्ज कितना रहा होगा, इस पर चार्ज कितना रहा होगा। तो बच्चों जब ये चार्ज पूछेगा, जब चार्ज पूछेगा तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे।
अगर इस पर कोई चार्ज दिया होगा और ये इस पर गया होगा तो आपसे पूछेगा कितने गया, कितना इलेक्ट्रॉन गया, तो हम क्या यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। चलिए देखते हैं, समझ में आया होगा। चलिए तो हम क्वेश्चंस बनाते हैं, उसको हम करते हैं क्योंकि ये आता है एग्जाम में। चलिए तो हम क्वेश्चन बनाएंगे अपने मन से, उसके बाद हम आप करेंगे, आप भी करिएगा, 2-4 ठो आप करिए। आपसे अगर पहला क्वेश्चन कह दें, यदि किसी चालक से 400 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, 400 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, या आप कह सकते हैं यदि किसी चालक से 400 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे चालक में जाते हैं, किसी दूसरे चालक में जाते हैं तो प्रारंभिक चालक पर कितना आवेश रहा होगा, प्रारंभिक चालक पर कितना आवेश होगा। आपसे क्या पूछ लिया बच्चा, आपसे ये पूछा, आवेश की मात्रा पूछ रहा है ना। तो मान लेते हैं ये हमारा कोई चालक था, पहले ये कोई हमारा क्या था बच्चों, ये हमारा चालक था। चलिए देख लेते हैं, ये चालक था आपका, और दूसरा कुछ था चालक, इससे गया। अगर कहता है इससे कितने इलेक्ट्रॉन गए बच्चों, तो आपसे कह रहा 400 इलेक्ट्रॉन गया, तो ट्रांसफर हुआ। अगर इस पर गया है तो ये पॉजिटिव होगा, हर हालत में पॉजिटिव होगा। आपको पता है कि जिससे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और जिसमें जाती है वो क्या हो जाता है, निगेटिव। तो ये निगेटिव होगा भैया। अब बताइए 400 इलेक्ट्रॉन गया, 400 इलेक्ट्रॉन गया तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स कितना है बच्चों, n इक्वल टू, यही है नंबर, n इक्वल टू 400। ई तो आपको पता ही होता है, ई क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। आपसे पूछा क्या है बच्चों, क्यू की मात्रा पूछा है ना। क्वेश्चन देखिए, यदि किसी चालक से 400 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, निकल जाए, किसी दूसरे चालक में चले जाएं, किसी दूसरे वस्तु में चले जाएं, तो आपसे पूछेंगे तो बताइए उस पहले वाले चालक का आवेश कितना था, पहले वाले चालक का आवेश कितना था, आवेश की मात्रा कितनी थी। तो हम देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब भी चालक या आवेश का स्थानांतरण होता है वो पूर्ण गुणज के रूप में होगा। तो n चाहिए हमको, आवेश की मात्रा क्या थी उसमें, आवेश ट्रांसफर कैसे हुआ है वो देखेंगे। तो Q बराबर हम देखते हैं Ne, Q बराबर बच्चों Ne, तो n की वैल्यू आप पुट करिए, 400, E की वैल्यू कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो आप जब गुणा करेंगे, ये 16 × 4 = 64, देखिए 2 घात, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 10⁻2, क्योंकि 100 को हम लिख सकते हैं बच्चों 10 × 10। तो अगर 10 × 10 है, एक पावर इस पे 1, तो 10 घाते कितना हो जाता है बच्चों, 10⁻2। तो इतना समझ में आएगा होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ कर देते हैं। अब देखिए, अब अगर करेंगे तो 2 घात इसमें से कम हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस ये माइनस है। तो घात क्या होता है, जुड़ता या घटता है गुणा में, याद रखिएगा, गुणा में क्या होता है, घात जुड़ता या घटता है। तो -19 में से 2 जाएगा, आपका कितना बचेगा, -17। तो आप लिखेंगे 4 × 1.6 × 10⁻17। तो आप 16 × 64 कर दीजिए, एक अंक दशमलव में था तो 1 डाल दीजिए, 10⁻17 कूलम। तो आपसे पूछा जाए
अब पूछा जाए इस बॉडी से इस बॉडी में कितने चार्ज स्थानांतरित हुए, तो आप बता देंगे इतने चार्ज स्थानांतरित हुए। अभी इलेक्ट्रॉन गया होगा बच्चा तभी तो होगा, बिना इलेक्ट्रॉन गए कैसे कह देंगे चार्ज कितना गया। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ी कर दिए हैं लिखने में, लेकिन आप समझ लीजिए। आपसे पूछा है स्थानांतरित आवेश कितना हुआ है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जाएगा कैसे। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी तो निकाल पाएंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्यू निकालना है तो कितना चार्ज गया, क्योंकि पूर्ण गुणज के रूप में जाएगा तो हम वही निकालेंगे। Q बराबर NE, 400 गुणे इतना कर देंगे, Q बराबर NE इतना हो गया। तो हमारा चार्ज क्या गया, कितना चार्ज गया उस पर, स्थानांतरित चार्ज कितना हो गया, 6.4 गुणे 10⁻11 कूलम। तो चलिए उम्मीद करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग भी करेंगे। वहाँ जब आपको क्वेश्चन देगा, हमको लिखने में थोड़ा गड़बड़ी हो गया है, वैसे बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ गड़बड़ी है लिखने में, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। जब भी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो आप समझ जाइए पूर्ण गुणज के रूप में होता है, यही फार्मूला आपका यूज किया जाता है, बस यही जानिए आप, ऊपर से स्टेटमेंट छोड़िए। सही है, कुछ दिक्कत नहीं उसमें भी, तो ये करना है आपको। अब हम और सवाल देते हैं, एक आध और देखते हैं। यदि किसी चालक पर आवेश इतना है तो ऐसे पूछ लिया जाए। दूसरा टाइप क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी चालक से यदि किसी चालक पर ऐसे मान लीजिए, यदि किसी चालक पर 4 माइक्रोकूलम का आवेश है, ऐसे लिखिए, यदि किसी चालक में 4 माइक्रोकूलम का आवेश प्रवाहित होता है तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो न्यूमेरिकल करने से सबसे पहले आप देख लीजिए क्या दिया है, किसी चालक पर 4 माइक्रोकूलम, इसका मतलब आवेश की मात्रा क्यू दे दी आपको, 4 माइक्रोकूलम। आप जानते हैं माइक्रो बराबर क्या होता है, 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻6। आप कहेंगे सर जी 10⁻6 मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है बच्चा 10⁻6। आप कहेंगे 1/10⁻6 का मतलब क्या होता है, तो मैं बताता हूँ बच्चों, इसको लिख दीजिए, नीचे 6 0 लिखिए। अब आप पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो सर जी 1 का 10 लाखवां भाग क्या कहलाएगा बच्चों, 1 माइक्रोकूलम। 1 का 10 लाखवां भाग क्या कहलाता है, 1 माइक्रोकूलम। मतलब एक को अगर एक चाक उठा लिया जाए, इसको 10 लाख पार्ट में तोड़ेंगे तो 10 लाखवां पार्ट जो होगा, इसका 10 लाखवां पार्ट जो होगा वही क्या कहलाएगा, 1 माइक्रोकूलम। क्या कहलाएगा बच्चों, 1 माइक्रोकूलम। तो आप यहाँ से जान जाइए 1 माइक्रोकूलम बराबर कितना होता है, 10⁻6। तो यहाँ Q बराबर 4 माइक्रोकूलम दिया था, इसलिए इसको लिखेंगे 4 × 10⁻6 कूलम। चलिए अब आपको पता है E बराबर क्या होता है, E बराबर तो आपको पता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है। आपसे पूछा क्या है बच्चों, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है, मतलब N पूछ लिया है, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में जाना है, ये सब चीज़ें पूछेगा। तो कभी जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे, n जैसे n पूछ रहा है तो n = आपको बता दिए Q/E। n = क्या बताए फार्मूला आपका, Q/E। तो Q कितना है आप लिख दीजिए, 4 × 10⁻6 कूलम। और E कितना है आपका, 1.6 × 10⁻19 कूलम।
कुलाम कुलाम दोनों बर्बाद हो गए, आपस में भिड़ के ये दोनों डेड हो गए, समझिए ये ख़त्म हो गए। अब आते हैं हम लोग 4 गुणे 10 घाते ऋण 6। कितना हो गया बच्चा? 4 गुणे 10 घाते ऋण 6। अब देखिए, आपने गणित में कक्षा 8 में पढ़ा होगा, एक फार्मूला होता है बच्चा, m पावर n। क्या होता है? 1/m पावर n। तो जब ये ऊपर जाता है तो m पावर -n बन जाता है बच्चों। एक्सपोनेंट्स है ये। चलिए, तो हम वही काम करते हैं यहाँ पर भी। 10 घाते ऋण 6, और नीचे वाला बच्चों जब प्लस में है ऊपर जाता है, घात माइनस हो जाता है, और जो अगर प्लस में है तो ऊपर जाएगा माइनस, या माइनस में है तो ऊपर जाएगा प्लस। चलिए, विपरीत हो जाता है। 4 गुणे 10 घाते ऋण 6, 10 घाते -19 है तो कितना हो जाएगा? 10 घाते 20 बटे 1.6। तो चलिए हम देखते हैं अब क्या होगा। 4 गुणे 10 घाते कितना बन गया? सॉरी ज़्यादा हो गया था। 19 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा? 15। 10 घाते 15। नीचे क्या बचा है? 1.6। अब कहेंगे आप दशमलव नीचे आ गया है, तो आपको पता होना चाहिए भिन्न को दशमलव में बदलना, दशमलव को भिन्न में बदलना। तो हम देखते हैं, अगर यहाँ देखा जाए तो हम 10 का नीचे ऊपर गुणा कर देंगे, 40 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 16। 10 घाते 15। अब तो भाग लगेगा बच्चों, अब लग जाएगा, लगा दिया जाए। चलिए, 40 भागे 16 करिए बच्चों, तो 16 दूना 32, 8 आ गया आपका। अभी और जाना है, दशमलव ले जाओ। 16 पचे 80, तो कितना लिखेंगे आप? 2.5 गुणी 10 घाते 15 इलेक्ट्रॉन, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन। यही हो गए बच्चे स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब भी क्वेश्चन में पूछे स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, तो आप क्या यूज करेंगे? n = q/e। वहाँ चार्ज दिया होगा तो n पूछेगा, और जहाँ n दिया होगा वहाँ चार्ज पूछेगा। इसके अलावा और कुछ पूछेगा तो पूछेगा कि जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उस पर कैसा आवेश आएगा। तो आपको पहले ही बता दिया गया है, बस इतना ही पूछेगा। इससे इलेक्ट्रॉन गए तो कितने गए, और जिसमें गए उसका प्रकृति कैसा हो गया। तो जिसमें गए बच्चों वो ऋणावेशित तो हो गया, जिसमें से जाएंगे वो धनावेशित। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। तो याद रखिएगा, आवेश की मात्रा निकालने के लिए Q बराबर Ne यूज करेंगे, और इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए आप n = q/e यूज करेंगे। बस, तो उम्मीद करते हैं ये न्यूमेरिकल आप इस टाइप का कर डालेंगे। बस इसके अलावा और कुछ पूछेगा तो प्रकृति पूछेगा, जैसे इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो कि इसमें गए तो ये धनात्मक हो जाएगा, ये ऋणात्मक, बस ऐसे पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। बस कंप्लीट ही हो गया। चलिए, तो हम लोग आज इसके बाद देखेंगे हम लोग कूलॉम्स लॉ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। पहले हम कूलॉम के बारे में जानकारी लेते हैं। कूलॉम के बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए, कूलॉम के बारे में जानकारी लेने से आशा है कि कूलॉम का नियम कैसे क्या बनाया गया। आज आपका टॉपिक होगा कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम बच्चों, ये नियम आया क्यों आया बच्चों? ये इसलिए आया सरदर्द बढ़ाने के लिए। काश ये ना होता तो हम पढ़ते ना, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आइए हम देखते हैं कूलॉम्स लॉ। आपको बताया गया एक चार्ज दूसरा चार्ज है ना, ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है। ये मान लीजिए Q1 है, Q2 है। अब कूलॉम्स लॉ भैया लगता कब कब है? कुछ दूरी पर कोई चीज़ रखी गई हो, दो आवेश रखे गए हो,
तो आवेश एक दूसरे पर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। अगर ये इस पर फोर्स लगाएगा तो इसकी डायरेक्शन इधर धक्का दे देगा, और ये जब लगाएगा तो इधर दे देगा। कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। तो आपको पता है कि आवेश जो होते हैं, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना, मतलब आपको तो ये पता है कि दो आवेश क्या करते हैं, आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं। मान लीजिए -q कर दिया जाए r, अगर ये इस पर फोर्स लगाएगा तो इसको क्या करेगा बच्चों, अपने तरफ खींचेगा। क्यों खींचा, खींचा इसलिए कि ये प्लस है, ये माइनस। खींच तो ये भी सकता है, खींच ये भी सकता है, खींच ये भी सकता है, लेकिन हमको इस पर सिर्फ फोर्स निकालना था, इस पर नहीं निकालना था। इसके कारण इस पर निकालना है, ना कि इसके कारण इस पर। जब इसके कारण इस पे लगाएंगे तब बात दूसरी होगी। अभी हमको -q पर, +q के कारण -q पर चार्ज जो लगाया जाएगा। अब बताओ, कोई छोटा सा बच्चा है, हम बड़े हैं, उसको क्या करेंगे, बड़े आसानी से खींच लेंगे ना। तो मतलब अगर उसका वेट लॉस्ट है वो जल्दी खींच लेंगे। तो वही चीज है, अगर -q +q दोनों विपरीत हैं तो आपको बताया गया था सजातीय आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं। धक्का देते हैं, क्या करते हैं, धक्का देते हैं। अब विजातीय आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को अपना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अपना लेते हैं। तो वही आइए, अब ये क्या करेगा, इसको खींच लेगा, कहेगा आओ आओ आओ, स्वागत है आपका। क्या कहेगा, आइए आपका स्वागत है हमारे रंगमंच पर। और ये क्या करेगा, अगर ये इस पर फोर्स लगाएगा तो ये भी क्या करेगा, देखिए ये माइनस होगा, ये प्लस, तो विपरीत फिर हुआ, विपरीत हुआ तो ये भी खींचेगा, ये भी क्या करेगा, खींचेगा। तो बच्चा यही खिंचाव जो इन दोनों के बीच खिंचाव है, कितना हुआ, कितने फोर्स से ये खींच रहे हैं, कितने से क्या कर रहे हैं, कितने से धक्का दे रहे हैं। वही धक्का देना, खींचना, कितने से कितने फोर्स से खींच रहे हैं, वही निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कूलॉम्स के नियम का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, कूलॉम के नियम का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, आप कहेंगे सर दो आवेशों के बीच लगने वाले बलों की गणना करने के लिए हम कूलॉम्स लॉ का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, कूलॉम्स लॉ का उपयोग करते हैं। अभी हमको ये तो पता हो गया, तो थोड़ा और क्लियरिटी ला के उसके बाद चलते हैं, ताकि आपको बेसिक्स एकदम मिले, कोई दिक्कत ना हो। देखिए डायरेक्शन, देखिए फोर्स का डायरेक्शन देख लीजिए। अगर बच्चों ये क्या है, +q है, और ये भी +q है, तो बच्चों दोनों की प्रकृति क्या है, सेम है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। मान लीजिए ये q1 हो जाए, ये q2 हो जाए, ताकि आसानी हो जाए। ये बताइए बच्चा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, और कुछ दूरी पर ये देखिए, और फोर्स कब लगता है बच्चों, जब दोनों एक स्थिर बिंदु पर हों। कूलॉम्स का लॉ कहाँ लगेगा भी आपको बता रहे हैं, कूलॉम्स लॉ वहीं लगता है, या तो आवेश क्या हो, बिंदुवत हो, आवेश किसी बिंदु पर स्थित हो, या आवेश स्थिर हो। अगर आवेश स्थिर है तो कूलॉम्स लॉ लगेगा बच्चों, नहीं तो नहीं लगेगा। सीधी सीधी बात है, अपने ऊपर हम यूज कर लेते हैं। हम खड़े हैं और मेरे सामने कोई मेरा दुश्मन या कोई है तो उसको अभी हम मार सकते हैं, हाँ वो हमारे रेंज में है बच्चों। जैसे ये डस्टर है, ये हमारे रेंज में है, तो ये मान लीजिए अगर ये इस पर टक्कर मार दे तो भी हो सकता है। अगर ये मान लीजिए सीधी सीधी बात, डस्टर कहीं 10 किलोमीटर दूर हो ये तो भागता जाए, तो अगर 10 किलोमीटर, मतलब यही जो 10 किलोमीटर कह रहे हैं ये क्लियर ना हो कितनी दूरी पर है, तब हमारा क्या कहेंगे, कूलॉम्स लॉ नहीं लगेगा, कूलॉम्स लॉ नहीं लगेगा। कूलॉम्स लॉ बच्चों वहीं लगता है जब दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या हो, क्लियर हो। अगर बीच की दूरी क्लियर नहीं है तो कूलॉम्स लॉ फेल हो जाएगा, तब कूलॉम चाचा नहीं काम कर पाएंगे। चलिए हम देखते हैं, तो यहाँ देखते हैं। तो आपको पता हो गया कूलॉम्स लॉ कब लगेगा, जब बच्चों दोनों आवेश क्या हो, या तो स्थिर हो या उनकी बीच, जब स्थिर होंगे जाहिर सी बात है, जब स्थिर हैं दोनों रुके हुए हैं तो उनकी बीच की दूरी क्लियर होगी। जब बीच की दूरी क्लियर होगी तो वो उनके बीच लगने वाला बल भी निकाल लिया जाएगा, क्योंकि फोर्स आपस में क्या करते हैं, बल लगाते हैं। अब कितने बल लगाते हैं वही निकालना होता है कूलॉम्स लॉ से। कितने लगाते हैं, बल तो लगाते हैं हमको पता है, लेकिन कितना लगाते हैं वही निकाला जाता है कूलॉम्स लॉ से। ठीक है, अभी हम आपको थोड़ा बता रहे हैं, उसके बाद डिफिनीशन देंगे, फिर उसका डेरिवेशन होगा। चलिए ये क्या है बच्चों, +q1 है +q2। अब आपसे कह दे आवेश +q1 के कारण
प्लस Q1 के कारण Q2 पर फोर्स, Q2 पर बल। अब बताइए ये आवेश इस पर फोर्स लगाएगा तो किधर होगा, इसकी डायरेक्शन किधर होगी बच्चों? ये भी प्लस ये भी प्लस, तो क्या आकर्षित करेंगे? दोनों एक ही जात के हैं ना, प्लस प्लस दोनों एक ही जात के हैं, तो क्या कर जाएगा? धक्का दे जाएगा। तो इसका मतलब जब इस पर ये फोर्स लगाएगा तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों? इधर हो जाएगी। और वही कारण है जब आवेश प्लस Q2 के कारण Q1 पर बल लगाया जाए। अब ये अगर ये फोर्स इस पर लगाए, ये आवेश इस पर लगाएगा तो इसकी डायरेक्शन भैया इधर डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। तो उम्मीद करते हैं सजातीय आवेश। अब इनके बीच लगने वाला बल कैसा होगा बच्चों? इनके बीच लगने वाला बल कैसा होगा? दोनों धक्का दे रहे हैं तो इनके बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल होगा। प्रतिकर्षण बल याद कर लो, मिलेगा नहीं प्रतिकर्षण बल। अब समझ में आया होगा, क्योंकि ये भी धक्का दे रहा है, अगर ये लगाया इस पर, इसको भी प्रतिकर्षित कर रहा है, ये इसको भी प्रतिकर्षित कर रहा है, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो बल क्या होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। तो वही हम ज्ञात करेंगे जब हमारे पास न्यूमेरिकली वैल्यू होगा, तो हम लोग ज्ञात करेंगे कितना फोर्स लगा जो एक दूसरे को ये रिपल्सन कर गए, कितने बल से ये, कितने फोर्स से ये एक दूसरे को रिपल्सन किए, वही निकालेंगे हम लोग। और एक चीज, ये तो आपका प्रतिकर्षण हो गया। अब आकर्षण वाला कंडीशन देखते हैं। मान लेते हैं ये चार्ज हमारा प्लस Q1 है और इससे कुछ दूरी पर बच्चों R दूरी पर मान लेते हैं ये हमारा माइनस Q1 है, या माइनस Q2 कुछ भी मान लीजिए। तो बच्चों आपको बताए थे सजातीय आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जो कि प्रतिकर्षित करा दिया गया। नहीं करेंगे जबरदस्ती करवा देंगे हम लोग। चलिए, तो जबरदस्ती मत करो भाई किसी के साथ। चलिए हम लोग देखते हैं प्लस Q1 और क्या है माइनस Q2, प्लस Q1 और माइनस Q2। अब देखिए पहला काम आपका क्या होगा? आप उसका प्रकृति देखिए, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो हम देख रहे हैं ये प्लस है ये माइनस है, तो आप समझ जाइए यहाँ क्या होगा। दोनों विपरीत प्रकृति के हैं, दोनों विपरीत प्रकृति के हैं, तो इसका मतलब हर कंडीशन में, हर हाल में क्या होगा? इनके बीच आकर्षण ही होगा। क्या होगा? आकर्षण ही होगा। चलिए, तो प्लस Q1 के कारण आप लिखेंगे, अगर प्लस Q1 के कारण माइनस Q2 पर, या माइनस Q1 कर दो कोई दिक्कत नहीं, माइनस Q1 पर लगने वाला बल की दिशा बच्चों, बल की दिशा देखिए, बल तो सेम लगेगा, जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पर लगाएगा। एकदम क्लियर बात, नोट कर लो। जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा, जितने फोर्स से ये इसको रिपल्सन करेगा, उतने से वो उसको करेगा। तो इसका मतलब बल की मात्रा क्या होगी? सेम होगी। और यहाँ क्या होगा? वही चीज़ यहाँ भी होगी, बस बल हो सकता है क्या आकर्षण होगा तो उतनी वैल्यू से होगी, जितना बल वो उस पर लगाएगा उतने बल ये इस पर लगाएगा। तो आपसे यहाँ दूसरे कंडीशन में आकर्षण वाले में देख रहे हैं प्लस Q1 के कारण माइनस Q1 पर लगने वाला बल। अब बताइए, अब आपकी बारी है। ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस है। अब बताओ बल कौन लगाएगा? मैं यहाँ लिख दिए हैं प्लस Q1 के कारण, तो मतलब ये लगाएगा, वो तो लगाने की अभी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। प्लस Q1 के कारण माइनस Q1 पर। अब बताओ जब इस पर लगाएगा बच्चों, ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा? ये बताइए, खींचेगा ना? तब फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इधर ही हो जाएगी। आपकी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इधर ही हो जाएगी, इसकी तरफ। अब वही चीज़ फिर देखिए, अगर हम कहते हैं माइनस Q1 के कारण, माइनस Q1 के कारण थोड़ा इसको बेसिक दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। माइनस Q1 के कारण, क्योंकि वहाँ आकर्षण प्रतिकर्षण बल लाएंगे हम लोग परिभाषा में, तो आकर्षण प्रतिकर्षण बच्चों पहले हम समझ क्यों नहीं लेते? जब हम समझ जाएंगे तो वहाँ हम कोई समझने की ज़रूरत नहीं है। माइनस Q1 के कारण आवेश प्लस Q1 पर आरोपित बल। भैया यहाँ देखिए,
अब कहता है -Q1 जब इस पर लगाएगा। देखिए बाबूजी ये भी माइनस ये भी प्लस है, तो जब इस पर लगाएगा बच्चों, ये जब लगा रहा है इस पर, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, आकर्षण ही होगा, आकर्षण ही होगा। तो बताइए बच्चों, तो यहाँ क्या पाया आपने, जब सजाती आवेश होते हैं तो वहाँ प्रतिकर्षण आ गया था, विजातीय आवेश है तो ये क्या आ रहा है, हर हालत में क्या आ रहा है, आकर्षण ही आ रहा है। यही होता है आपका आकर्षण बल, और उसके ऊपर वाला होता है आपका प्रतिकर्षण बल। चले, तो अब हम उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद ही हम चलेंगे कूलाम्ब्स लॉ पे, क्योंकि वहाँ बात करते हैं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। तो बच्चा यहाँ फंस जाओगे आप, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण क्या होता है। तो इसीलिए हम आपको पहले आकर्षण प्रतिकर्षण से परिचय करा दिए, इसकी लड़ाई आपसे करवा दिए हैं। अब चलिए हम चलते हैं, अब कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। चले, अब हम पढ़ेंगे कूलाम्ब्स लॉ। आपको बता भी दिया गया कूलाम्ब्स लॉ कहाँ यूज किया जाता है, दो स्थिर आवेशों के बीच, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना करने के लिए किया जाता है। चलिए पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा है इसकी, पहले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। कूलाम्ब्स लॉ का उपयोग, कूलाम्ब के नियम का उपयोग हम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल की गणना करने के लिए करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपसे पूछा जाए कूलाम्ब का नियम का उपयोग कब करते हैं, तो आप कहेंगे सर जब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले, आप कह सकते हैं कूलाम्ब के नियम का उपयोग हम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना, ऐसे लिख दीजिए, लगने वाले बल, हाँ, आवेशों के बीच लगने वाले बल, ऐसे दिखा दीजिए, आकर्षण अथवा बीच लगने वाले, चलिए ठीक है, बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल की गणना करने के लिए करते हैं। तो यहाँ और एक चीज, अब बल लगेगा कब, बल कब लगेगा, कूलाम्ब का नियम कब लगेगा, शर्त क्या है, जब दोनों आवेश स्थिर हो। अगर स्थिर नहीं है बच्चों तो कूलाम्ब्स लॉ नहीं लगेगा, या दोनों आवेश बिंदुवत हो। अगर ये कंडीशन फॉलो करेगा तो कूलाम्ब्स लॉ लगेगा, अन्यथा कूलाम्ब्स लॉ नहीं लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कूलाम्ब का नियम आपका क्लियर हो गया है। तो सिर्फ आज नियम नहीं है बच्चों, सिर्फ कूलाम्ब का यूज कैसे करते हैं, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के बारे में हम लोग जानकारी ले लिए। तो आपसे पूछा जाए, इसका इंपॉर्टेंस कुछ दिए हैं, कूलाम्ब के नियम का उपयोग हम कब करते हैं, जब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना करनी होती है तब करते हैं। और वो कब गणना होगी, जब दोनों आवेश स्थिर होंगे, या दोनों आवेश किसी बिंदु पर स्थित होंगे, या अपने आप से स्थिर होंगे। तो ये उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कूलाम्ब का नियम। अब हम लिखेंगे
कूलाम का नियम होता क्या है, तब डिराइव करेंगे उसके बारे में। ये तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट थे, अब हम देखते हैं कूलाम का नियम। चलिए हेडिंग डाल दीजिए कूलाम का नियम, और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना है। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आप हमारे साथ लगे रहिए, 100% आप तैयार हो जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।